तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल से आईपीएल शुरू हो रहा है और जब तक आईपीएल चलेगा थोड़ा क्रिकेट का मज़ा भी आएगा, क्योंकि आईपीएल के मैचेस बड़े अच्छे होते हैं। और इस बार तो 10 टीम है, तो मुझे भी इंतज़ार है कल 26 मार्च का, जब केकेआर और चेन्नई सुपर किंग के बीच मुकाबला होगा। हालांकि कल खबर आई कि अब धोनी जो है वो सीएसके के कैप्टन नहीं होंगे, बल्कि रविंद्र जडेजा होंगे। तो बहुत सारे लोगों के दिल टूटे, उसमें मैं भी हूँ। लेकिन खेल है और खिलाड़ी हैं, आपको जगह छोड़नी पड़ती है किसी और के लिए, क्योंकि हर एक का वक्त आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जडेजा बेशक कैप्टन हो, मैदान में चलेगी धोनी की, और विकेट के पीछे से वही असली कप्तानी करेंगे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक पुलिस के एक्शन की, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, या फिर कहें कि पुलिस के रेड की एक नायाब कहानी है। इस दुनिया में ऐसी कहानियाँ बड़ी कम होती है, ख़ासतौर पर पुलिस के लेवल पर। एक ऐसी कहानी जिसमें एक शादी होती है और इस शादी में सब कुछ नकली होता है। असली सिर्फ वो होते हैं जिन्हें पुलिस को पकड़ना है। और इस शादी की तैयारी न मालूम कब से चल रही होती है। बड़ी सारी मुश्किलें भी आती हैं रास्ते में। एक तो पैसे नहीं, शादी के इंतज़ाम पे खर्चा, दूल्हा दुल्हन के ड्रेस कहाँ से लाएं, शैम्पेन की बोतलें कहाँ से ख़रीदें, केक जो है वो भी बड़ा महंगा है, फ्लावर्स, फूल, उन सब के भी इंतज़ाम करने हैं, मेहमानों के बैठने के इंतज़ाम करने हैं, शादी के हॉल बुक करने हैं। और उन सब के बीच में असली वो काम करना है जिसके लिए इस पूरे शादी को फिक्स किया गया है। इसमें दूल्हा जो है वो फेक, दुल्हन फेक, दुल्हन के बाप वो भी नकली, जो शादी कराने वाले हैं वो भी नकली, जो बाराती हैं वो भी नकली। असली सिर्फ कुछ लोग होते हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज की यही कहानी है। पर कहानी शुरू करूं उससे पहले याद आया कि आप लोग कहानी सुनते हैं, कहानी के शौकीन हैं। तो कुकू एफएम ऐसे ही एक ऑडियो बुक है, ऐप है, जिस पे आप तमाम तरह की क्राइम की, कॉमेडी की, बायोग्राफी, क्रिमिनल की ज़िंदगी की, ये सारी कहानियाँ आप सुन सकते हैं। और बड़े अच्छे अंदाज में वहाँ पे भी कहानी सुनाया जाता है। तो अगर आपको शौक़ है तो ज़रूर सुनिए। और ख़ास तौर पर क्राइम तक फैमिली के लिए जो है क्राइम 50 एक कोड भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, आप उसको पढ़ें, देखें। और मौका मिले तो ज़रूर कुकू एफएम ऐप पे आप कहानियाँ सुनें, अपने मनपसंद की, अपने तरीके से, जो जो आपको शौक़ है उसकी। तो सुनिए और सुनने के बाद बताइए भी कि कैसा लगा। तो आज की जो कहानी है वो आप सीधे सुनिए मेरी ज़ुबानी। बात 1986 की है, 1986 की। अमेरिका में मिशिगन स्टेट में एक छोटा सा शहर है, अवासो। मैंने सही आज शायद प्रोनाउंसिएशन किया है इसका, अवासो। करीब 86 में कहते हैं कि इसकी आबादी 17,000 होगी। बड़ा पीसफुल, सब कुछ ठीक। उस वक्त तक अवासो में सब कुछ ठीक था, 86 तक। क्योंकि उसकी वजह एक थी कि वहाँ पे जनरल मोटर्स की फैक्ट्री थी, नामचीन कंपनी है ये, और ज़्यादातर लोगों को वहाँ पे रोज़गार भी मिलता था, काम धंधा भी चलता था। लेकिन 86 में जनरल मोटर्स ने अपना ये कारखाना बंद कर दिया, बेरोज़गारी आई, बहुत सारे लोग गलत रास्ते पे चल पड़े। और उसी दौर में एक ड्रग्स का चलन शुरू हुआ। यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है वो ड्रग्स खरीदने, ड्रग्स के इस्तेमाल करने में लग गए। पुलिस तक ये बात पहुँची, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी ख़तरा था। अब पुलिस ने छोटे मोटे ड्रग पैडलर इनको पकड़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें लगा जिस तेज़ी से ड्रग्स का ये कारोबार बढ़ रहा है, इस पर काबू पाना ज़रूरी है। लेकिन काबू पाएँ कैसे? एक तो मैंने आपको बताया आबादी बहुत कम, ऊपर से अवासो पुलिस फोर्स की तादाद भी कम, बजट भी इतना नहीं। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि कैसे इस ड्रग पैडलर और ड्रग्स के धंधे में जुड़े लोगों को पकड़ना है। पुलिस ने अवासो, मिशिगन स्टेट की अवासो पुलिस ने अपने 2 लोगों को, जिनमें एक का नाम था डेबी विलियम्स, ये एक तेज़ तर्रार पुलिस अफसर महिला, और दूसरे का नाम था लेसी मून ब्राउन, ये भी एक तेज़ तर्रार पुलिस अफसर। इन दोनों को अंडरकवर बनाकर ड्रग पैडलर और ड्रग डीलर की दुनिया के बीच में भेज दिया। मतलब ये कि 2 पुलिस अफसर जिनको कोई जानता नहीं था, अंडरकवर थे, जैसे सीआईडी सीबीआई वाले वर्दी नहीं पहनते। और ये इनको कहा कि तुम जाओ ड्रग की दुनिया में जाओ, वहाँ उनसे दोस्ती करो, उनके करीब रहो, उनसे ड्रग्स खरीदो, उनसे, बल्कि कई बार इन लोगों को ड्रग्स लेना भी पड़ता है।
और ये इसलिए हुआ कि इससे पहले इन दोनों अंडर कवर ने, खासतौर पर जो इसमें ब्राउन था इंस्पेक्टर, उसने एक बार कुछ ऐसे ही गैंग को पकड़ने के लिए एक फेक अंतिम संस्कार का पूरा स्टेज तैयार किया था, फ्यूनरल, और उसमें कुछ गैंगस्टर को पकड़ा था। तो उसी के बाद इन दोनों को भेजा गया कि जाइए आप लोग उस ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बन जाइए, किसी को शक ना हो कि आप पुलिस वाले हैं। अब ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनकर वहाँ भटकते धीरे धीरे आवासों के ड्रग डीलर के करीब पहुँचने लगे। महीनों गुजर गए, बल्कि साल निकल गया। धीरे धीरे इन्होंने विश्वास जीता, उन लोगों से ड्रग्स खरीदा। इस दौरान में करीब 50 ऐसे ड्रग डीलर थे जिनसे उन्होंने अलग अलग वक्त में ड्रग्स खरीदे। बार बार आना जाना, ड्रग्स लेना, उन्हीं के साथ बैठना, कभी कभी ड्रग्स मारना। तो उन लोगों को भी लगा कि अपने ही जैसे अपनी बिरादरी के हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, तो दोस्ती भी हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता और इन लोगों ने पूरा भरोसा जीत लिया उस ड्रग सिंडिकेट का, डेबी और ब्राउन ने। अब सब कुछ भरोसा जीत लिया। इनके पास लिस्ट, कौन कौन लोग हैं कल्प्रिट, कौन हैं बड़े ड्रग डीलर, कौन बेचता है, कौन पेडलर है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की। सब कुछ करने के बाद अब इनकी हर जगह एंट्री थी, क्योंकि उनके बीच में घुल मिल चुके थे और किसी को शक नहीं हुआ कि दोनों पुलिस वाले हैं। अब सब होने के बाद इन्होंने अपने सीनियर अफसरों से कहा कि काम हो गया है, अब हमें ऑपरेशन करना चाहिए इनको पकड़ने का। लेकिन दिक्कत ये आई कि अगर एक बार में छापा मारकर कुछ लोगों को पकड़ते हैं तो बाकी अलर्ट हो जाएंगे और फिर वो अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को पकड़ें, बाकी लोग आज़ाद घूमें, ये भी ठीक नहीं है। बड़े सारे इन्होंने दिमाग लगाए, तरीके लगाए, कैसे एक साथ पूरे ड्रग सिंडिकेट पे हमला किया जाए और एक ही बार में इनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। कोई सुझाव, कोई आइडिया किसी का जच नहीं रहा था, बट ये लगे हुए थे। फिर आया कि चलो एक साथ कुछ ख़ास मौके होते हैं, जमा होते हैं, वहाँ पकड़ते हैं, 20-30 पकड़ा जाएंगे। पर पता चला इतने लोगों को पकड़ने के लिए फोर्स ही नहीं है हमारे पास। टीम कहाँ से लाएं? 17,000 जिसकी आबादी शहर की, वहाँ पे पुलिस की आबादी कितनी होगी? तब कैसे पकड़ें, क्या करें? इसी उधेड़बुन में थे। तभी इसी ब्राउन ने, जिसने एक बार एक फेक फ्यूनरल को स्टेज किया था कुछ गैंगस्टर को पकड़ने के लिए, उसने अपने सीनियर के साथ मीटिंग की और उन्हें आइडिया दिया। उसने कहा क्यों ना हम एक शहर में शादी करते हैं और उस शादी में तमाम उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्हें हमें पकड़ना है, यानी सारे ड्रग डीलर आवासों के, और एक ही छत के नीचे होंगे, हम उनको आसानी से पकड़ सकते हैं। लोगों ने कहा अच्छा आइडिया, पर यह मुमकिन कैसे होगा? अब सारे ड्रग डीलर को, सारे ड्रग पेडलर को आप इनवाइट करोगे, उनकी तादाद करीब 75 से ज़्यादा, 100, 125, इनको गिरफ्तार कितने लोग करेंगे? पुलिस वाले कहाँ से लाएंगे? कहा आइडिया तो अच्छा है। दूसरा ये था कि ये दोनों चूंकि पुलिस वाले उनकी दुनिया के बीच में रह रहे थे, करीब 2 साल से ऊपर, हर चीज़ के बारे में जानकारी थी, पूरी लिस्ट थी, और ये दोनों को दुनिया मानती थी, वो ड्रग्स के जितने सिंडिकेट भी थे, कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तो ये हुआ कि चलो इन्हीं दोनों की शादी का एक ड्रामा करते हैं। नकली होगी शादी, लेकिन होनी असली चाहिए, दिखनी असली चाहिए। तो लास्ट में सारे आवासों के पुलिस वाले तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, एक ऐसी शादी का इंतज़ाम करते हैं जो कहीं से भी देखने में न लगे कि ये नकली है। अब इसके बाद प्लानिंग शुरू हुई। अब उस प्लानिंग में सबसे पहले तो 2 मुसीबत आई। पहली कि शादी में बड़ी तादाद में सबको बुलाया जाएगा, आएंगे, तो उनको पकड़ने के लिए इतने पुलिस वाले, इतनी हथकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? तो ये हुआ कि मिशिगन स्टेट के आसपास के जो दूसरे छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ से कुछ पुलिस वालों को बुलाया जाए। फिर ये हुआ कि फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? तो कहा गया जितनी वो भेज सकें। फिर ये हुआ कि कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं पुलिस वाले, ख़ासतौर पे आवासों के, उनमें से जो फिट है उनको बुलाया जाए। उनसे बातचीत की गई। ये सारा अभी ग्राउंड वर्क चल रहा है। तो ऐसे कर कर के आस पड़ोस के कुछ पुलिस वालों को राज़ी किया गया, कुछ रिटायर्ड पुलिस वालों को राज़ी किया गया। फिर ये हुआ कि हाँ, अच्छी खासी तादाद हो गई है, इन लोगों के ज़रिए हम लोग ये शादी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये हुआ कि वो तो ठीक है, अब शादी में 100 से ज़्यादा मेहमान होंगे, आपके अपने पुलिस वाले होंगे, रिटायर्ड पुलिस वाले होंगे, पूरी टीम होगी, कुल मिला के करीब 200-250 का तो जमावड़ा हो गया। अब इतने लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, खाने का, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम, खर्चा है।
और पुलिस बजट से इतने पैसे कोई खर्च करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कुछ 1-2 सीनियर अफसर, उनकी सहमति थी। तो ये हुआ कि क्या करें, शादी की लिस्ट बनाएंगे खर्च की, खाने में इतना होगा, दूल्हा दुल्हन के लिए जो केक वहाँ पे कस्टम है उसके में इतना खर्च होगा, दुल्हन और दूल्हे के ड्रेस पे इतना होगा, शैम्पेन पे इतना होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये हुआ कि इतने पैसे तो हैं नहीं। फिर ये हुआ कि चलो कुछ पुलिस वाले ही आपस में चंदा करते हैं। कुछ पुलिस वाले, कुछ ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने एक नोबेल काम के लिए, उन्हें पूरी चीज़ नहीं बताएगी, फिर भी उन्होंने पैसे दिए, तो पैसे जमा हुए। लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि एक शानदार शादी हो। फिर भी पैसे कुछ हुए। करीब 3 हफ्ते पहले इस शादी की जो तारीख फिक्स की गई थी 4 सितंबर 1990, 4 सितंबर 1990, अगस्त के दूसरे हफ्ते में शादी के कार्ड छपे, बाकायदा एकदम रियल। और उस शादी के कार्ड पे डेबी विलियम्स एक ग्रूम के तौर पर, ब्राइड के तौर पर, और लैंसी मून ब्राउन एक दूल्हे के तौर पर, इन दोनों के नाम छपे, लोकेशन छपा। इसके बाद 3 हफ्ते पहले शादी के कार्ड को बांटने का काम शुरू हुआ। चूंकि ये दोनों ड्रग्स की दुनिया में इतने सालों से अंडरकवर के तौर पे काम कर रहे थे और सारे ड्रग डीलर्स जानते थे कि ये हमारी जैसे ड्रग्स लेते हैं, खरीदते हैं, तो उन्होंने जितने भी 50 से तो खरीद चुके थे, उनके थ्रू कुछ और लोगों की जानकारी हुई जितने बड़े बड़े थे। उस ड्रग सिंडिकेट के करीब 100 लोगों को शादी के कार्ड बांटे। अब सबको ये लगा कि ये दोनों अब क्यों आए शादी में इनके, बट उन्हें लगा ये अपनी बिरादरी के हैं, ये ड्रग्स की दुनिया के हैं, बड़े प्यार से बुलाया तो चलेंगे। सभी ने कहा हम आएंगे। अब धीरे धीरे शादी की तारीख नज़दीक आ रही है। इसके बाद अब दूल्हा दुल्हन के ड्रेस भी खरीदने हैं, वो भी खर्चीला होता है। तो आर्मी कैंटीन से वहाँ $17 में दुल्हन के ड्रेस खरीदे गए, आर्मी कैंटीन से, बल्कि दूल्हा और दुल्हन दोनों के $17 में। 1990 की बात है। दुल्हन के ड्रेस को इस तरीके से ख़रीदा गया और वो डिज़ाइन किया गया कि उसके अंदर पिस्टल या गन भी फिट हो जाए और किसी को पता ना चले। सेम दूल्हे के साथ था। इसके बाद एक रिटायर्ड जो कॉप्स थे, रिटायर्ड पुलिस सर्जेंट, उनको बनाया गया फादर, जो शादी में शामिल होंगे, शरीक होंगे। ये रिटायर्ड सार्जेंट थे वहाँ के। और रिटायर्ड पुलिस चीफ जो थे आवासों के, उनको काफ़ी टाइम हो गया था रिटायर्ड हुए हुए, उनको बताया गया दुल्हन का बाप, हुलिया हुलिया चेंज करके। अब वो दुल्हन के बाप बने, एक पुलिस वाला फादर बना, बाकी सारे रिटायर्ड पुलिस वाले और आसपास के वो बाराती के तौर पर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जो शादियों में पहना जाता है वो पहन कर आए। और सबसे अजीब बात ये थी कि इसमें जो दूल्हा बना था ब्राउन, इसकी अपनी वाइफ ओरिजिनल, वो वहाँ पे सर्विस मेट के तौर पर आई थी उस गेटअप में, कि मेहमानों को वो ड्रिंक और खाना सर्व करेगी। तो उसने एक मेट की भूमिका निभाई। जो दूल्हा है उसकी अपनी असली दुल्हन। अब केक आमतौर पे वहाँ पे आवासों में उस वक्त ये था कि जो शादियों में केक है वो 3 लेयर के केक बनते। अब वो बड़ा महंगा खर्चीला होता है, तो क्या करें, तो उसका तरीका निकाला गया। उस केक के जो टॉप के 2 लेयर थे वो कार्डबोर्ड का बनाया गया। उसके ऊपर फिर बाकायदा क्रीम व्रीम लगाकर उसको ऐसा लगा कि असली केक, और नीचे में जो है वो बस असली केक था, ऊपर कार्डबोर्ड था पूरा। तो उसको पूरा डिज़ाइन किया गया, गेटअप किया गया, पैसे बच गए। अब उस केक को रखा गया, उसके साथ दूल्हा दुल्हन ने फ़ोटो भी खिंचाए। सारी तैयारी अब हो गई। 4 सितंबर 1990 को अब शादी थी उस जगह पे। अब हर एक को उम्मीद थी कि सभी आएंगे। इधर अब शादी में गाना बजाना भी होगा, तो बैंड का भी इंतज़ाम किया गया। और इत्तेफाक से वो जो बैंड का इंतज़ाम किया गया वो भी सारे पुलिस वाले थे। वो बैंड की वर्दी में पहुँचे वहाँ पे, और इस बैंड का स्पेशल नाम रखा गया था वहाँ पे उस वक्त ख़ास, SPOC बैंड। उस वक्त आवासों में ऐसा था जो प्रो मैरिजुआना, जो ड्रग्स व्रग्स लेते हैं, उनकी धुन और वो सारी चीज़ें बजाते थे। तो ऐसा लगता था कि अपनी बिरादरी का है, तो इसलिए इस बैंड का भी नाम SPOC रखा गया। हालांकि SPOC जो रखा गया था, इनका कोड अपना अलग था। SPOC को अगर चारों उलट पुलट कर दीजिए आप वर्ड को, तो COPS भी होता, कॉप्स। तो वो बैंड भी आ गया। अब वहाँ पे बैंड वैंड सब कुछ, शादी की शाम आ गई, तारीख आ गई। अब एक कोड वर्ड था। कोड वर्ड ये था कि जब तक ये बैंड वाला
एक ख़ास गाने की धुन और वो ख़ास गाना नहीं गाएगा तब तक ये शादी नॉर्मल रहेगी। और जैसे ही वो गाने के बोल आएंगे बैंड की तरफ से, समझ लो कि ऑपरेशन स्टार्ट करना है और सबको पकड़ना है। और वो गाने के बोल थे, आई फॉट द लॉ एंड द लॉ वन। मैं कानून से लड़ा लेकिन कानून जीता। ये कोड वर्ड था जिसके गाने पे अचानक ऑपरेशन शुरू होना था। अब 4 सितंबर की शाम महफिल सजी, सब कुछ हुआ, दूल्हा दुल्हन आए। दोनों ने पहले रिंग सेरेमनी की, एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, इसके बाद किस किया जो कस्टम है, फिर केक के सामने फ़ोटो खिंचाया। अब इसके बाद पार्टी शुरू होनी थी। शैम्पेन, शराब, सबके इंतज़ाम थे, लोगों ने शुरू किया। लेकिन मुसीबत ये थी कि तब तक गेस्ट बड़े कम आए थे। बाकी तो थे, जो ड्रग डीलर थे उनमें से मुश्किल से 25-30 पहुँचे थे। अब ये था कि यार ये तो बड़ा नाकाम हो जाएगा ऑपरेशन, 20-25 को तो हम वैसे भी पकड़ लेते। अब यहाँ ये था कि अगर 20-25 को पकड़ लेते हैं तो जो बाकी के 75 हैं वो अलर्ट हो जाएंगे और ये भेद खुल जाएगा कि ये दोनों जो शादी कर रहे हैं ये अंडरकवर एजेंट हैं पुलिस के असली शादी भी नहीं है, तो फिर दोबारा कभी हाथ भी नहीं आएंगे। अब अचानक डिसीजन लेना था क्या करें। तो ये हुआ कि अभी पार्टी को थोड़ा डिले करो और चलाओ, गेस्ट का इंतज़ार करो। अब गेस्ट का इंतज़ाम करने में ये भी था कि इधर ड्रिंक ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इनकी सारी प्लानिंग थी, गेस्ट सारे आ जाएंगे, उसके बाद अल्कोहल खुलेगा, शैम्पेन होगा और अगले 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारा तामझाम समेट के हम अपना चेहरा दिखाएंगे असली और सबको पकड़ लेंगे। लेकिन अगर अब डिले कर रहे हैं तो उतनी देर में मेहमान जो आए हुए हैं वो ऑलरेडी ड्रिंक कर रहे हैं, बाकी ख़त्म हो जाएगा, पैसे बजट नहीं थे। लेकिन ये हुआ कि 20-25 को पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इंतज़ार ही कर सकते हैं। तो अब वहाँ पे ये भी चल रहा है कि ये ध्यान रखो, जैसे अपने इंडिया में बहुत होता है कि यार वो ज़्यादा तो नहीं खा रहा, वो ज़्यादा तो नहीं पी रहा है, तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि बॉटल कम है तो अच्छा अभी मंगा रहे हैं, अभी आ रहा है। अब गेस्ट का इंतज़ार हो रहा है, धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। लेकिन नसीब अच्छा था इन लोगों का, धीरे धीरे गेस्ट आने शुरू हुए और आखिरकार जब उन्हें लगा कि करीब 100 ड्रग डीलर शादी में शरीक हो चुके हैं और अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद अचानक SPOC बैंड जो पुलिस वाले ही बजा रहे थे भेस बदल कर, उन्होंने धुन बजाई, आई फॉट द लॉ एंड द लॉ वन। जैसे ही ये गाना बजे, अब ये गाना है, इसके मतलब आम लोगों को भी समझ में आता। तो उस वक्त जितने ड्रग डीलर थे उन्होंने कहा ये क्या धुन बजा दिया शादी में, ये तो कानून के मुहाफिज बजाते हैं कि मैं कानून से लड़ा लेकिन कानून जीत गया। अब वो इससे पहले कि चौकन्ने होते, अचानक जो मेड, जो बार काउंटर पे, जो बैंड के हुलिये में और इवन दूल्हा दुल्हन, इन सारों का असली चेहरा देखकर उनकी हवा ख़राब हो गई। दुल्हन ने अपने गाउन में से अचानक .38 बोर का गन निकाला, दूल्हे ने अपने पैंट से निकाला, बाकी जितने थे जो फादर बने हुए थे लड़की उन्होंने निकाला, हर तरफ से, चारों तरफ से। अच्छा, इससे पहले ये हुआ कि ये जितने भी गेस्ट आए थे ड्रग डीलर, तो दुल्हन के पिता ने गेट पे ही खड़े हुए थे और वो जो भी आते थे उनसे एक ही चीज़ कहते थे कि ये शादी है, अगर आपके पास कोई हथियार है तो प्लीज़ आप या तो गेट पे जमा कर दीजिए, वापसी में ले लीजिएगा, और ये आप जिस कार में आए आप कार में ही रख दीजिए। तो कुछ लोगों ने कार में ही अपने गन को रख दिया, कुछ लोगों ने गेट पे जमा करा दिया कि वापसी में ले लेंगे। तो वो सब निहत्ते थे अंदर, जितने भी ड्रग डीलर और पेडलर थे, और इधर इन सब के पास हथियार। तो जैसे ही ये धुन बजा, उसके बाद अचानक सबके हाथों में पिस्टल और बंदूक लहराया। उसके बाद आवाज़ आई कि आप सबको गिरफ्तार किया जाता है, और ये आवासों की पुलिस है। सभी सन्ने, किसी को मतलब समझ ही भी नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद काउंट गिनती की गई, 86 ड्रग डीलर, 86 ड्रग पैडलर एक शादी के मंडप के अंदर एक साथ मौजूद। कुछ इनमें से भाग गए थे, जो गेट के आसपास थे, जब तक ये एक्शन देखा उन्होंने कोना पकड़ के निकल दिए। लेकिन 86 ड्रग डीलर को इस शादी के मंडप से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पता चला कि जिसको वो अपना मानते थे, डेवी विलियम्स और लेसी ब्राउन को, वो दोनों तो अंडरकवर पुलिस अफसर हैं। पहली बार ये इतिहास में था कि इतनी बड़ी तादाद में एक छत के नीचे से इतने सारे ड्रग्स के धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन जब ये कहानी आई, सारे अखबारों में छपी। शायद ये आवासों ही नहीं, बल्कि दुनिया का पहला इतना बड़ा ऑपरेशन था पुलिस का
जिसमें एक जगह से इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया, वो भी एक फ़र्ज़ी शादी के नाम पर। इसके बाद इन सबको कोर्ट में पेश किया गया। कुछ को 7 साल की सज़ा हुई, कुछ को 5 की, कुछ को 9 की, कुछ को बेल भी मिल गई। लेकिन धीरे धीरे जब उन लोगों को ही पता चला कि कैसे वो फंसे, तो कहते हैं जो विटनेस थे और जो खबरें छपी कि उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई थी कि हमें गिरफ्तार करने के लिए क्या क्या इन लोगों को मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी, दूल्हा दुल्हन बनना पड़ा, और ख़ुद दुल्हन जो दूल्हा है उसकी बीवी को वहाँ पे मेट बनना पड़ा, असली बीवी को, और नकली बीवी बराबर में खड़ी हुई है, वो उसको रिंग भी पहना रहा है, उसको किस भी कर रहा है, पर ये सब कुछ कानून के लिए। आज भी इसे कहा जाता है, इस मिशिगन स्टेट में इस आवासों की पुलिस टीम की इस पूरी कार्रवाई और कारस्तानी को जो ऑपरेशन किया, एक वेडिंग स्टिंग, इसको लोग याद करते हैं कि कानून की हिफाजत के लिए, कानून के दुश्मनों को पकड़ने के लिए पुलिस भी अपने पैतरे इस्तेमाल कर सकती है और इस तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। इसी कहानी में मैंने आपको टाइम तक में एक कहानी सुनाई थी, एक इनकाउंटर की, शायद यूपी का कोई गैंगस्टर था, जिसके इनकाउंटर के लिए बाकायदा पुलिस भी एक शादी के मंडप में, हालांकि वो शादी असली थी, लेकिन पुलिस वाले बाराती बनकर पहुंचे थे और तब वहाँ इनकाउंटर हुआ था। ये कहानी इस एपिसोड में। तो ये रियल थी कि कैसे पकड़ा, लेकिन शादी फेक, और किन मुश्किलों में, पैसे नहीं थे, बजट नहीं था, दूल्हा दुल्हन के कपड़ों की, केक खरीदने तक के, कप बोर्ड के केक बनाए, ड्रिंक के पैसे नहीं, आर्मी कैंटीन से कपड़े खरीदे जा रहे हैं, लेकिन जो मकसद था वो कामयाब रहा। और आखिरकार ये जो कानून के दुश्मन थे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, और इसके लिए इन दोनों की बड़ी तारीफ भी हुई, ये जो दोनों अंडर कवर एजेंट थे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत, डेबी विलियम्स और लेसी मून ब्राउन की बदौलत ही ऑपरेशन, ये स्टिंग ऑपरेशन कामयाब रहा था। तो ये थी कहानी पुलिस हिस्ट्री में शायद सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन की, एक फर्जी शादी की जिसमें इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब कहानी खत्म करूँ उससे पहले अपना सिलसिला। शौमिन चौधरी जी असम से हैं और इनकी फैंसी करिश्मा का बर्थडे आज। बहुत सारे इन्होंने मेल लिखे, तो हैप्पी बर्थडे करिश्मा। इसके अलावा ये नारायण दुबे, इनका जन्मदिन कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। रीवा एमपी से हैं ये। मेहरुन्निसा महबूब शेख, इनका भी बर्थडे है, जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मेहरुन्निसा जी। और फरीद शेख जी ने भेजा, उनकी अम्मी हैं ये। अभिषेक का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अभिषेक। और शिवम देहरादून से उन्होंने भेजा, उनके दोस्त है। इसके अलावा केतन भाई चुड़ासमा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे केतन भाई। अग्रवाल विजय, मुकेश भुआ, इसके अलावा अरुण एडवोकेट, जयंती भुआ और विजय सेवला, इन्होंने भेजा है। इसके अलावा एक सीमा छाबड़ा जी हैं, उन्होंने मेल लिखा है, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा मेल है। इन्होंने कहा कि ये कोरोना लॉकडाउन टाइम में प्रेग्नेंट थी और दूसरा इनका बेटा हुआ है, उसका नाम इन्होंने विवान उर्फ नोना रखा है। एक बड़ा बेटा लक्ष्य है। तो जब विवान हुआ तो इन्होंने कहा उस वक्त से ये कहानी सुन रही थी, और अब वो करीब 18 महीना 19 महीने का हो चुका है। तो जब वो रात को हमेशा उठता है तो ये कहानी सुनती थी, तो अब वो धीरे धीरे वो भी सुनने लगा। और इनका कहना है कि अब वो पहचानता है, और जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो वो पता नहीं क्या क्या बातें करता है, ऐसा लगता है वो मुझसे बात कर रहा है। तो ऊपर वाला उसे लंबी उम्र दे, सेहत दे, हमेशा अच्छा रहे। तो विवान लक्ष्य दोनों खुश रहें। और कभी मुंबई आया सीमा छाबड़ा जी तो ज़रूर इन दोनों से मिलूंगा। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। इसके अलावा सोहन बांग्लादेश से हैं, फिलहाल मलेशिया में रह रहे हैं फिलहाल ये, और थैंक यू सोहन। नवनीत राज हैं, शीश बहादुर हैं, और ये लॉकडाउन में पैदल चलकर जौनपुर अपने गांव पहुंचे थे। इनकी कोई कहानी है तो आप शीश बहादुर जी भेजिएगा ज़रूर, मैं शेयर करूंगा बाकी फैमिली मेम्बर से। संजय भंडारी जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा विकास गुप्ता हैं। विकास जी ने कल ही मैंने कहा था, फिर गलती कर बैठा। मैंने कहा, एक ने लिखा था अमेरिका से कि मैं हाउस्टन गलत बोलता हूँ, तो मुझे खैर सुप्रतिम बनर्जी ने भी बताया और विकास गुप्ता जी ने बड़े अच्छे से समझाया प्रोनाउंसिएशन को। थैंक यू सो मच। इन्होंने बताया कि ह्यूस्टन होता है वो, और एक और भी इन्होंने अच्छी जानकारी दी। मैंने कई बार शायद डलास बोला था, तो इन्होंने जिस तरीके से समझाया कि वो एक्चुअली डीलस होता है। डी डेनमार्क का इन्होंने कहा, और उन्होंने कहा लस जैसे बस। अगर कोई ऐसे टीचर सिखाए तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा गलती नहीं करूँ। तो थैंक यू सो मच विकास गुप्ता जी, बेंगलोर से हैं और आपसे कभी मिलूँगा ज़रूर। इसके अलावा कुणाल किशोर हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है, और सनाउल्ला शेख हैं, हर्षवर्धन चौहान हैं। ये इनका कहना है IPC CRPC कानून के बारे में भी कहानियों में बताया, कई बार बताया, आगे भी मैं कोशिश करूँगा।
प्रिंस शुक्ला हैं और ये अलाउद्दीन खिलजी की कहानी सुनना चाहते हैं। प्रद्युमन शर्मा हैं, एक स्टोरी की फरमाइश इनकी भी है। लक्ष्मी नारायण जी हैं, सुषमा यादव जी हैं। इसके अलावा प्रयास पाटीदार हैं और इनके पापा हेमंत पाटीदार जी, वो भी कहानी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच हेमंत पाटीदार जी आपके प्यार के लिए। और इसके अलावा लालू कुमार हैं, अजय रावत हैं, एक स्टोरी की फरमाइश इन्होंने भी की है, और कादिर अली हैं। तो जो जो स्टोरी की फरमाइश है वो भी इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी, जल्दी होगी। आप लोग अपना हमेशा ख्याल रखिएगा। अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।